अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोइन साहब सर, क्या हाल है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? किस आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मैसेजेस आ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है आवाज? सर क्या? जी सर, अभी आ रही है एग्जैक्ट। तो ऐसा ना, आवाज कम करो अपनी, बहुत तेज है। अच्छा जी, स्टार्ट करें? ये 9 बजे जी सर। टाइम क्या था, 9 बजे तक ये स्टूडेंट नहीं आए। सॉरी, 7 बजे। सर अभी आ जाएंगे सारे, बस आप स्टार्ट कर ले सर। स्टार्ट करते हैं। मैं वर्ड की स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों से। क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, अब मेरे पास बोर्ड की जगह यही है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे पॉलिसी के हवाले से, और एक मिनट में ऐड कर लूँ। पंखा हल्का कर दो, बिल्कुल जीरो पे पेजेस हो रहे। नहीं नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जो एनर्जी का जो सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वाला हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ एक ही है। इलेक्ट्रिकल वाले कौन है हमारे पास? अनस, आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं? नहीं सर, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इलेक्ट्रिकल वाला सर। इलेक्ट्रिकल वाला कौन है? इधर अयाज में। अयाज। अयाज, इलेक्ट्रिकल में जो हमारी एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड है, तो मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल जो है वो कैसे उसकी सप्लाई हो रही है डिमांड पूरी करने के लिए? सर कंफर्म दिए मुझे। कंफर्म नहीं है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी सर प्रोडक्शन। अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डिमांड को पूरा करने के लिए एनर्जी की जो सप्लाई होती है वो किस फॉर्म में है, मतलब किस किस तरह हम उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की? सर डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, सोलर है, विंड फार्म्स हैं, हमारे डैम्स हो गए। अच्छा, इस सारे को हम क्या कहते हैं, इस सिनेरियो को? इस सारे को हम क्या कहते हैं, इस सिनेरियो को? वी कैन से एनर्जी प्रोडक्शन, मैं इसको लिख देता हूँ, इज डिपेंडेबल ऑन मिक्स एनर्जी सिस्टम। अच्छा, किसी का स्पीकर ऑन है जिसकी वजह से मेरी आवाज रिपीट हो रही है, तो वो काइंडली बंद कर लीजिएगा। जिसका भी है, अयास का होगा शायद ये। ठीक है, राहिल भाई आप काइंडली बंद कर ले, राहिल भाई। ठीक है।
चले यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है डिमांड एनर्जी की अभी तक शॉर्टफॉल है। अगर मैं सिर्फ डिमांड की बात करूँ, बिजली आपके सामने कितनी जा रही है, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर ऑफ द पाकिस्तान जो है वो शुरू से जो है वो एनर्जी की डिमांड रही है। और इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या हमारे यहाँ पॉलिसीज थी, किस किस की हुकूमत आई, फिर हम डिस्टर्ब रहे। अच्छा, और सप्लाई सप्लाई के लिए वी हैव मिक्स एनर्जी सिनेरियो, वी हैव मिक्स एनर्जी सिस्टम। मिक्स का क्या मतलब होता है? मिक्स का मतलब ये होता है कि देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सिर्फ एटॉमिक से जो है वो अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सेक्टर से अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं मिक्स एनर्जी सिस्टम, जहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ मिक्स एनर्जी सिस्टम को। वो मिक्स एनर्जी सिस्टम क्या है कि वी हैव हियर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे यहाँ थर्मल एनर्जी भी है, हमारे यहाँ जो है हाइडल एनर्जी भी है, हमारे यहाँ जो है कुछ पोर्शन एनर्जी का जो है वो किससे पूरा हो रहा है, वो एटॉमिक से, न्यूक्लियर से हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है। कुछ हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो नॉन जो है वो क्या कहते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, लाइक फ्यूल से भी हो रहा है ना सर? किससे? फॉसिल फ्यूल्स। वो थर्मल पे आता है, मैं बता रहा हूँ, अभी डिटेल बताता हूँ इसकी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है? थर्मल क्या है, हाइडल क्या है, न्यूक्लियर क्या है, ठीक है। इन सब को मिला के हमारे यहाँ जो है वो, एक मिनट मैं सबको एडमिट कर लूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ इन चारों पांचों को मिला के जो है एक मिक्स एनर्जी सिस्टम है। मतलब एक जगह से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। वी कांट से कि भाई हम सिर्फ थर्मल एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ सिर्फ डैम ही डैम है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है, जिसको हम हाइडल एनर्जी कहते हैं। या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एटॉमिक रिएक्टर है जो पूरे मुल्क की जो है एनर्जी की डिमांड को पूरा कर रहा है। मैं सबको ऐड कर लूँगा। सब ऐड हो गए? अच्छा, मैं ये पूछूंगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जो वालेकुम अस्सलाम, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका एक जो है समरी मैं आप लोगों को लेक्चर के बाद पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट करना है। और ये जो शोर आ रहा है ना, ये शोर वाला बंद कर ले अपना स्पीकर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो मिक्स पे डिपेंड कर रही है। ये शोर वाला बंद कर ले अपना स्पीकर, जिसका भी ऑन है। अनस, सैयद मोहम्मद अनस, शायद इनका शोर आ रहा है। जी सर, सॉरी वो बंद कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप ऑन कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन इज हैवीली डिपेंडेबल अपॉन मिक्स एनर्जी सिस्टम। हमारे यहाँ जो एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो सप्लाई आ रही है वो डिपेंड करती है इन 4 या 5 सोर्सेज पे, जिसको हम कहते हैं मिक्स एनर्जी सिस्टम। मिक्स एनर्जी का मतलब ये है कि वी आर नॉट डिपेंडेबल ओनली वन एनर्जी सिस्टम। हम सिर्फ किसी एक एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। वी हैव थर्मल, सबसे ज्यादा हमारा जो है थर्मल का पोर्शन है। वी हैव हाइडल एनर्जी सिस्टम, वी हैव जो है न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, वी हैव नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर थर्मल की बात करें तो थर्मल एनर्जी सिस्टम में सबसे जो मेजर कैटेगरी है वो आती है फॉसिल फ्यूल्स की। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तुम्हारे यहाँ फॉसिल फ्यूल्स ये जो है ज़्यादातर
एग्जाम्पल जो है वो थर्मल एनर्जी में आता है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो अभी अभी एक स्टूडेंट बात कर रहे थे, शायद मुझे नाम नहीं पता उनका, एहसन खटक थे। तो थर्मल फॉसिल फ्यूल के अंदर वही सबसे पहले क्या चीज़ है, फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे यहाँ नेचुरल गैस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम है, और क्या है पेट्रोलियम के अलावा वी हैव डीजल, वही नेचुरल कोल, गुड। और क्या आ जाता है इसके अंदर, कोल है, RFO सर, RFO रेजिडुअल फ्यूल ऑयल, वही फ्यूल ऑयल के अंदर ही आ जाता है सारा। ऑयल कह लें इसको, पेट्रोलियम या ऑयल कह लें इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थर्मल एनर्जी के अंदर आती हैं। और ये मैं आपको इसकी अपनी हिस्ट्री बताऊंगा कि हमारे यहाँ बिजली का यूनिट जो है वो इतना महंगा क्यों है, और पॉलिसीज हमारे यहाँ कैसी बनी हुई है जिसकी वजह से फाइनल कंज्यूमर तक जो है वो बिजली इतनी महंगी पहुँचती है। और मेन डिफरेंस हमारे और चाइना के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है। उनके यहाँ सस्ती बिजली है, हमारे यहाँ महंगी बिजली है, इस वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनती है वो बहुत महंगी होती है। चाइना के यहाँ वही प्रोडक्ट जो है वो, देखें पाकिस्तान के अंदर अगर एक कोई छोटी सी चीज़ आती है तो चाइना का जो माल होता है वो सस्ता होता है, जबकि पाकिस्तान की अपनी वो चीज़ बनी हुई जो होती है वो महंगी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे यहाँ जो एनर्जी की जो सप्लाई है ये जो हमने क्या कहते हैं लाट चोंचले पाले हुए ना, इस वजह से हम फाइनल कंज्यूमर तक बिजली बहुत महंगी पहुंचती है। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो नेचुरल गैस का आता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको मिक्स एनर्जी सिनेरियो बता दूंगा हमारा जो है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने वी आर वेरी वेरी मच डिपेंडेबल अपॉन हाइडल एनर्जी, ठीक है। हाइडल मीन्स ऑल काइंड ऑफ वाटर, मतलब तमाम जो पानी की शक्लों से जो बिजली पैदा हो रही है। पहले आपको याद होता होगा कि पुराने ज़माने में जो पंचक्कियाँ चलती थी उससे बिजली पैदा होती थी, तो फिर वो डैम्स की शक्ल इख्तियार कर गए। तो ऑल काइंड ऑफ डैम्स जो हैं वो चाहे स्मॉल डैम्स हो चाहे लार्ज डैम्स हो, ठीक है। अपर जो है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर छोटे छोटे डैम्स भी बने हुए हैं जिससे लोग बिजली बना रहे हैं अपने घरों की, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक पूरा जो है वो इरिगेशन सिस्टम है और डैम्स का सिस्टम है। बट स्टिल ये डैम जो है हमें हमारी एनर्जी की वो जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसकी मैं डिस्कस करूंगा कि कितना कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, सॉरी। फिर तीसरे नंबर पे ऑल काइंड ऑफ डैम्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर वही एटॉमिक एनर्जी सिस्टम जो है या एटॉमिक पावर जो है, ठीक है। ये एटॉमिक एनर्जी सिस्टम जो है जितना भी न्यूक्लियर को ब्रेक करके, और जो है वो आप इसके बारे में आपको पता होगा कि न्यूक्लियस को या उसको ब्रेक किया जाता है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी होती है। और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पे जा चुके हैं। ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पे या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे जा चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये जो न्यूक्लियर है ये एक स्मॉल अमाउंट के अंदर है, बहुत कम तादाद जो है हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी की। चौथे नंबर पे जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से, कौन बताएगा? मैं जिससे पूछूं वही बताए। अरशद इसरार, ये खाली मेरे ख्याल में ऑनलाइन हुआ है। फवाद, सर विंड है विंड है, गुड। और सोलर है। फवाद ये दो है, विंड और सोलर, बस। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में क्या फर्क क्या है? सब मेजर तो यही है, विंड ज्यादा हमारे पास, सोलर कम है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? बायोमास, टाइडल। नॉन कन्वेंशनल किसे कहते हैं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं। अनस? सर रिन्यूएबल। गुड, रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल उस एनर्जी को कहेंगे जिसको रन अप करने के लिए आपको कोई भी फ्यूल दरकार ना हो। गुड, मतलब ऐसी जो आपको अवेलेबिलिटी जिसकी अवेलेबिलिटी हो आपके पास, रिन्यूएबल।
जिसके अंदर आपका आ जाता है विंड, सोलर है सर, विंड सोलर है, है। और क्या लगाया हम लोगों ने, कुछ लगाया इस तरह का? टाइडल तो खैर हमारे यहाँ टाइडल बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ विंड और सोलर पे ही काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एनर्जी मिक्सअप है। कुछ ज्यादातर हमारा प्रोडक्शन जो है, बिजली महंगी होने की मेन वजह क्या है हमारे यहाँ, कि वी आर यूजिंग कन्वेंशनल रिसोर्सेज। हम जो है अभी तक कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे एनर्जी है। कन्वेंशनल का मतलब वो ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको आपको एक महंगी अमाउंट देके परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो है वो पे करना पड़ता है ऑयल खरीदने के लिए। ठीक है, हमें गैस खरीदने के लिए पे करना पड़ता है, और ये आपके जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, खत्म होने वाले, ये सस्टेन नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बिजली महंगा होने की एक वजह ये है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ डैम्स, चले डैम को आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक जो है ये रिन्यूएबल है। फिर सर, काम है इधर जी। सर ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम कन्वेंशनल कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, इनको कन्वेंशनल कह सकते हैं। बाकी ये 2-3 जो है नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में नॉर्मली रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो आपको हर वक्त अवेलेबल हो, जैसे विंड एवरी टाइम अवेलेबल है। पानी का ये है कि पानी जो हमारा हाइडल सिस्टम है ना, उसमें हमें वेट करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। ये आपको पता होगा कि हमारी बिजली जो है, आपने अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्या है उसको पता होगा कि डैम जो है हमारे जब काम करते हैं जब हमारा डैम जब पानी ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और सर्दियों में क्योंकि डैम जो है वो मैंने खुद पूरा विजिट किया है गिलगित तक, तो ये डैम जो है इनके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त सर्दी होती है, ग्लेशियर्स पिघलते नहीं है, ग्लेशियर उस वक्त बन रहे होते हैं। जब हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4-5 महीने जो आते हैं, तो उस वक्त ये ग्लेशियर पिघलते हैं, और हमारे दरियाओं या हमारे जो है ये जो इंडस रिवर है इसके अंदर पानी आता है, तब ये इसकी जो पावर होती है ज़्यादा होती है। तो अगेन ये रिन्यूएबल तो है, लेकिन ये रिन्यूएबल एवरी टाइम अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादातर होती है तो विंड की होती है या सोलर की होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक मिक्स सर सिस्टम है। वैसे तो जी जी सर वैसे तो जो सोलर है ये भी 24/7 तो हमें अवेलेबल नहीं होता ना, हमें तो विंड ही देखिए 24/7 अवेलेबल होता है। विंड भी देखें, बात अगर ये बात की जाए तो विंड भी बाज़ औक़ात हवा कम चलती है, बाज़ औक़ात तेज चलती है। लेकिन जो हमारी साइली पट्टी है, इसके अंदर ये गवादर का एरिया है, ये पूरी अगर आप साइट विजिट करें ना, तो यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही होती है। इस वजह से विंड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी बलूचिस्तान की पट्टी पे, या ये जो ठट्टा की तरफ हमारा विंड एक बड़ा सर जी जी अब जैसे सर पूरी दुनिया में जो है ना, यानी 90% जो कंट्रीज है वो ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे जो है ना अपना इलेक्ट्रिक जो वो पूरा शिफ्ट सेक्टर कर है वो चला रहा है। वो शिफ्ट कर चुकी हैं नॉन जी। कन्वेंशनल तो सर ये तो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज नाकाम है ना, क्योंकि ज्यादातर जो केपीके में मैंने विजिट किया है वहां पे भी 90% घर जो है ना वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज कर रहे हैं, देखिए मैंने यानी सोलर प्लेट लगे हुए हैं। बिल्कुल मैंने आपसे क्या कहा, मैं खुद गिलगित तक गया हूँ, मैंने हुंजा विजिट किया है। वहाँ पे लोगों के जो बिजली के बिल हैं, मैं खुद अपने दोस्त के पास गया जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो उसने मुझे दिखाया, कहने लगा उसामा मेरा हमारा बिल देखो 50 रुपए 60 रुपए, उस वक्त की बात है 2013 की 12 की, 50-60 रुपए जो इनका बिजली का बिल आता है। मैंने कहा रीजन क्या है, कह लेंगे कि हमारी जो लोकल्स हैं उन्होंने, या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो छोटे छोटे डैम्स बना देती है, क्योंकि पानी उनको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। साल के अंदर जो है वो तकरीबन 12 महीना उनको पानी अवेलेबल होता है, तो वो ऐसी रिसोर्सेज को यूज़ करके वो पंखे और बिजलियाँ वगैरह वो तो अपना यूज़ कर रहे हैं, और बिजली उनको बहुत मिनिमल 50 रुपए 60 रुपए बिजली का बिल आता है उनको। तो ये तो सर हाँ जी, हमारी गवर्नमेंट क्यों ऐसी पॉलिसीज नहीं इख्तियार करे कि जिस सूबे में जो है ना हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे अगर विंड ज्यादा हो वहाँ पे विंड के ज्यादा सेक्टर्स हो, और जहाँ पे यानी धूप वगैरह जो सिंध अंदरूनी सिंध में और पंजाब में थोड़ी हाँ। ज्यादा होती है, बंदा ये करे। जैसे अब आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान वाले साइड पे और केपी के साइड पे पानी का मिकदार बहुत है, तो वहाँ पे बंदा ये हाइड्रो का बलोचिस्तान में करे। नहीं, बलोचिस्तान में पानी नहीं है। मैं केपीके की बात कर रहा हूँ सर, गिलगित केपीके में पानी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, ये केपीके की बात करूँ, ये जुल्फकार खुद वहाँ गिलगित के इनको पता है बिजली का बिल इनका कितना आता है। तो केपीके में देखिए, केपीके में तो पॉलिसी बनी हुई है, ये मुझे केपीके का पता नहीं, लेकिन जो आपका बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज है
वहाँ पे इनके जी सर। छोटे छोटे डैम्स हैं, बिजली इनको सस्ती पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची में अभी भी एक आम आदमी का जो बिल है वो तकरीबन, अगर छोटा सा घर है तो 12 से 15,000 रुपये आता है। बिल्कुल सर। मेन रीजन बिहाइंड दैट कि वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल फॉर आवर एनर्जी जनरेशन। हमारी के इलेक्ट्रिक को जो है वो जो बिजली खरीदनी पड़ती है, जो उसको बिजली मिलती है या उसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, वो इतनी शदीद होती है, इतनी महंगी होती है कि वो एंड कंज्यूमर तक जो है बिजली बहुत महंगी बेचता है। ठीक है, द मेन रीजन जो हमारे यहाँ मिक्स एनर्जी सिस्टम है, बताने का मकसद ये था। फिर पॉलिसीज को भी मैं डिस्कस करूंगा और हमारे यहाँ लॉस क्या बने हुए इस हवाले से, और लॉ पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और उसको किस हुकूमत ने आगे चेंज किया, और उसमें अपनी जो हम कराची में खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उसमें उनके अपने खांचे थे, जिसमें मैं आपको अगर मैं सिर्फ नेचुरल गैस का बताऊं, देखें ये शायद आपको पता होगा कि नेचुरल गैस के हमारे यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक तो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये पिछली गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था। उस पे कितने डॉलर्स लगे, कितने मिलियन डॉलर्स लगे, उसका रिजल्ट क्या निकला, कोई आउटपुट नहीं। इसी तरह मैं आपको अगर कायदे आजम पावर प्लांट की बात बताऊं, जो भावलपुर में लगना था वो लगा है, आधा लगा है, आधे आधे पे पैसे खा लिए गए। वो अगेन सोलर था पूरा, उसका क्या रिजल्ट निकला, कोई उसका हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक कतर की एलएनजी थी, जिसपे हमारे एक शायद खाकाना बासी साहब के खिलाफ केसेस खुले थे। कतर की एलएनजी का क्या हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो प्रोजेक्ट्स तो हमारे यहाँ बहुत सारे लगे। सर उससे वो एयर ब्लू जहाज वहां खरीदे गए ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे बैक पे क्या हुआ था। हाँ, इसके अंदर कुछ कहना है आपने? यस सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे 200 रेंटल पावर भी तो आए थे राजा के टाइम पे, वो उनका भी कुछ नहीं हुआ ऐसे। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि पैनल नहीं है, लेकिन ये हमारे फ्लॉज रहे हैं। सर ये तो सियासत की नजर हो गया ना सारी चीजें असल में। हाँ, वो पाकिस्तान के लॉज और उसकी पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किस हद तक कमी रही है, ये आप लोगों के सामने है। और फिर वो फिर अच्छा, इसमें जो है ना पावरफुल कौन होता गया, देखिए गवर्नमेंट के पास इतनी सप्लाई नहीं है। सिंपल अगर मैं सप्लाई और डिमांड की बात करूँ, गवर्नमेंट के पास इतनी चीजें, इतनी क्या कहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर सके। तो अल्टीमेटली वो मिक्स एनर्जी की तरफ जाते हैं और फिर वो सहारा लेते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, किसके लिए, पीपीआईबीज की तरफ या आईपीपीज की तरफ, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बिजली लेते हैं, और वो बिजली वो फिर अपने मुंह मांगे दामों पे बेचते हैं। ठीक है, अजान हो रही, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दें आप। ओके सर। अनस भाई माइक म्यूट कर ले काइंडली। स्टार्ट करें। ये जैसे मिनट्स खत्म होते हैं ना, तो फिर मैं नमाज का ब्रेक दे दूंगा, मैंने भी पढ़नी है। अच्छा जी, ओके सर। अब हुआ ये कि अगर मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर मैंने पूरी स्टडी की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर पॉलिटिक्स, पहले जो जिसने बुक लिखी है उसने सारा पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है कि पाकिस्तान जो है, ये बुक मैं आपसे शेयर भी करूंगा। आज इसके अंदर अस्कानी आए थे, उनसे मैं कहूँगा कि इस बुक को जो है, इसकी कवरिंग को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मुझसे फोटोकॉपी के लिए ले जा भी सकता है।
ठीक है, मैंने इस बुक से पढ़ा है। तो पहले पहले जो ये कुछ एडवोकेट्स ने लिखी है और इसके अंदर कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, एनर्जी वाले भी हैं। तो मैं पूरा पहले एक सिनेरियो बताया कि एनर्जी का सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर क्या रहा है। सर जी जी सर माजरत के साथ आज पूरी कराची में मैंने ये किताब ढूंढी, कहीं पर भी मुझे नहीं मिली है। नहीं, ये नहीं मिलेगी, ये स्पेशली परचेज की थी हमने, तो ये आप मुझसे ले जाइए। यस सर, ठीक है, यस सर, ये फोटोकॉपी करा लेंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो उसमें ओके पूरा सिनेरियो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 1947 के अंदर जब वो बना तो उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से लॉस आए। ठीक है, फिर उसने बताया कि भाई सबसे पहला जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। फिर उसके बाद नीट कब पैदा हुई, 1973 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए। कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, जिसको वो उर्दू में क्या कहते हैं, आइन। वी हैव आइन कहते हैं। हाँ, हमारा 1956 का आइन है, फिर 1963 का है, और फिर मेरे ख्याल में लास्ट जो है वो 1973 का आइन बना था शायद। तो ये 1973 का आइन, फिर उस आइन के यस बाद सर। फिर उसके बाद जो है वो किस किस की हुकूमत आई। पहले जो है वो सिकंदर मिर्जा पहले वजीर आजम थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हुकूमत गिरी और फिर वो आर्मी की तरफ चली गई। इसमें पहले जो है वो याह्या खान बने, मेरे ख्याल याह्या खान से पहले कुछ और थे, जनरल याह्या खान बने। फिर उसके बाद जो उनको हटाया गया तो फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, फिर उनको हटाया गया तो 98 के अंदर जो है वो बेनज़ीर, और फिर ये नवाज शरीफ की हुकूमत रही। फिर 99 के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, ये जो 8-10 साल का अरसा था जनरल ज़िया-उल-हक के बाद। और फिर उसके बाद जो है वो जो है क्या नाम है उसका, परवेज परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ, हाँ। और मुशर्रफ साहब की हुकूमत 2007 तक रही। 7 तक थी ना, या 9 तक थी, 8 तक थी। 7 तक सर, 8 में तो जीए भुट्टो थे। हाँ, वो फिर 8 में जो है वो जरदारी साहब आए, फिर जरदारी साहब के बाद जो है वो 13 में जो है वो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते, और 13 के बाद जो है वो 5 साल का सिनेरियो रहा जिसमें उन्होंने हुकूमत की। फिर अब उसके बाद जो है इमरान खान साहब का चल रहा है। लेकिन मैं जब भी बात करूंगा ना, तो इसमें हर 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 जो हुकूमत आई ना, उसने एक नारा लाजमी उठाया। अगर आपको याद हो, उसने कहा था कि हम बिजली, अब मैं सियासतदान की बात करूंगा, वो उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बुक के अंदर मैंने पढ़ा कि बाकायदा उन्होंने नारा लगाया कि भाई हम जो है आके बिजली, जो उन पर बड़ा मशहूर भी हुआ था, जोश में आके उन्होंने कहा था कि बिजली गायब कर देंगे। यानी वो कहना चाह रहे थे कि बिजली का शहबाज शरीफ साहब। हाँ, बिजली का मसला हल कर देंगे। तो दैट हर हुकूमत ने आके एक नारा लगाया है कि हम जो है वो बिजली का मसला हल करेंगे। इवन के हर ये हमारी जो करंट हुकूमत है, उन्होंने भी आके एक नारा लगाया था शुरू में कि हम जो है बिजली का जो है पाकिस्तान को जो है बगैर किसी कट ऑफ के जो है बिजली सप्लाई की जाएगी। बट स्टिल हम जो है ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे बिजली बार बार जाती है, और दैट ड्यू टू वी हैव नॉट इनफ एनर्जी सप्लाई टू मीट द डिमांड। बिजली हमारे यहाँ कितनी जाती है सबके सामने। तो अब इससे फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ एक सिनेरियो बनाने के लिए। इससे हमारे मैं आपको कुछ फिगर्स भी दूंगा कि हमारे यहाँ क्या फिगर्स हैं और कितने % शेयर है इस एनर्जी सिस्टम का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो मुझे सबसे पहले बताए कि नेचुरल गैस, देखिए थर्मल एनर्जी में हम गैस भी जला रहे हैं, पेट्रोल भी जला रहे हैं, कोल भी जला रहे हैं, इवन ऑयल भी जला रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज जल रही है जी? गैस सर। गैस जल रही है, गुड, नेचुरल गैस जला रहे हैं हम। गैस जला के हमारी जो, आप ये कभी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं तो उन्होंने ना गैस के छोटे छोटे स्टीमर्स लगाए हुए हैं, जिसको हम बॉयलर कहते हैं। बॉयलर लगाए हुए हैं और अपनी गैस से बिजली बना रहे हैं। उनको गैस की सप्लाई होती है। अब ये गैस किस शक्ल में और कहाँ से आ रही है, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर हम पेट्रोल जलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीजल। डीजल जला के जो है वो, यानी अगेन थर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल जला के जो है अपनी बिजली बना रहे हैं। अब हमारा कुछ शिफ्टिंग हुई है कोल की तरफ, और ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि वी हैव अ कोल रिजर्वायर। इंडिया और चाइना इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इंडिया ने और चाइना के ऊपर तो बैन हो रहा है कि इन्होंने इतना कोल जलाया है कि वहां पे सुट जिसे कहते हैं ना, सुट की कंसंट्रेशन या कार्बन कंटेंट की कंसंट्रेशन जो है उनके एटमॉस्फेयर में, इवन बीजिंग शहर में जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ये पता है ना आप लोगों को? अगर मैं एनर्जी एनवायरनमेंट की बात करूँ तो बीजिंग शहर का जो है ना, एयर के हवाले से
वहाँ पे अस्थमा के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कोल बर्निंग। कोल इतना ज़्यादा जला है कि उनका जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो चुका है। पंजाब की अगर बात करूँ इन्वायरमेंट के हवाले से, तो आपको पता है कि मेन सर रीज़न ये बीजिंग में तो अभी उन्होंने बैन लगा दिया है ना इसके ऊपर। बैन लगा दिया है, बल्कि उन्होंने एक कलेक्टर्स भी लगाए हुए हैं बीजिंग के अंदर। जो मेन जगह हैं वहाँ पे कार्बन कलेक्टर भी लगाए हुए हैं, वो कार्बन को कलेक्ट करते रहते हैं। ये भी उन्होंने किया है कुछ। तो बाहर मेन रीजन क्या है हमारे यहाँ क्या है? अगेन वी हैव मिक्स एनर्जी सिस्टम, और मिक्स एनर्जी सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, नेचुरल गैस जो है वी हैव ये 2000, मैं ज़्यादातर जो डाटा से शेयर करूंगा, ये मेरे पास जो हाथ लगा है वो 2009 से 2010 तक का है, जो मेरे पास एक्चुअल फिगर्स हैं। तो इसमें आप एक चीज़ लिख लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये दे भी सकता हूँ कि वी हैव 48%, ठीक है, नेचुरल गैस कंजम्पशन, यानी थर्मल फॉसिल फ्यूल से बनाने वाली बिजली जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो हमारा नेचुरल गैस का रहा है, कि जो 48% हम इससे बिजली बना रहे हैं गैस जला के। और आप कभी इंडस्ट्रीज का चक्कर लगाएं, आप खुद इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, ये अस्कानी हमारे पास जो है सिकंदर अस्कानी, आप हपको पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, वट यू आर बर्निंग, यू नो, आप क्या किस चीज़ से बिजली बना रहे हैं आपको पता होगा। ज़्यादातर या तो आपका ऑयल होगा, सॉरी पेट्रोल होगा, या ऑयल होगा, या आपकी नेचुरल गैस होगी, उससे बिजली बना रहे होंगे। अब शिफ्ट हुए कोल पे, ठीक है। यस सर, फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, हम इसको बर्न करते हैं और बॉयलर फायर करते हैं और थर्मल पावर प्लांट रन करते हैं। यही मैं आपसे कह रहा था कि वी हैव अ थर्मल पावर सिस्टम। कौन है यार रिक्वेस्ट कह रहा है मुझे? अमजद, ठीक है। तो हेयर वी हैव, वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास दूसरी रिसोर्सेज की तरफ जा नहीं रहे हम। तो नेचुरल गैस जलाई हमने, पेट्रोल और इसके, और ऑयल के मैं आपको बताऊं ऑयल की कितना है, इसमें ये चीज़ भी ऐड करने के, वी हैव 34% ऑफ ऑयल, यानी पूरी जितनी 100% के अंदर 48% जो है हम वो गैस से बना रहे हैं। तो बिजली अल्टीमेटली महंगी होगी। ऑयल अपनी टोटल 100% में से हम 34%, ये 34% हम तेल जला रहे हैं, ताकि हम अपने एवरी कंज्यूमर को जो है बिजली पहुंचा सके, ठीक है। सिर्फ अगर मैं हाइड्रो की बात करूं, यहाँ डैम्स की, ये मैं एक्चुअल फिगर्स बता रहा हूँ आपको, इसमें 10.6, अब जरा मुझे खुद फर्क बताइएगा आप लोग कि अगर मैं हाइडल की बात करूं कि तो वी हैव ओनली, जो प्रोडक्शन हो रही है, जो हमारी सप्लाई हो रही है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हाइडल का जो है ओनली 10.6% है। तो हाइडल जिसको हम कहते हैं कि भाई रिन्यूएबल है, या हमारा ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो सकता है, और बिजली इसमें महंगी नहीं होनी चाहिए, तो अगेन 10.6%, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं कोल की सर ये तो बहुत कम है, 10.6% हाइडल एनर्जी मैं हमारी। आपको बहुत पुराना डाटा दे रहा हूँ, ये आज से 10 साल पुराना डाटा है। आपका क्या सिनेरियो है? अब भी कोई खास हमारे पास इतनी डिमांड नहीं बढ़ी इसकी, क्योंकि हमारे पास एक तरबेला डैम है, एक मंगला डैम है, और एक वार्षिक डैम है, छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं। और ये अब शायद ये भाषा डैम बन जाए तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन इसकी हमारी बढ़ जाए, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग नेचुरल गैस एंड ऑयल, एलपीजी की शक्ल में है, या वो जो गैस हम इंपोर्ट करें कतर से, ये ईरान से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं अगर मैं कोल की बात करूं, इंटरेस्टिंग है कि कोल सिर्फ हमारे पास कितना है, 7.3%, ठीक है। तो अब ये फिगर्स अगर आप इसका हिसाब किताब लगाएं तो ये मेजर फिगर्स तो यही आ गई। अब इसके अंदर 48 और 34% कितना हो गया? ये मुझे नहीं पता इसकी क्या रीडिंग्स आएंगी। 82 नहीं, 82 नहीं हो, 82 है। 82% तो हमारा गैस और ऑयल से आ रहा है, यानी 82%, मोर देन 80% जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ, या इसके जो पाँव है बेचारी के इस बिजली के, वो गैस और ऑयल पे डिपेंड कर रहा है। तो बिजली तो महंगी होगी। हम वो वाहिद कौम है जो कि गरीब कौम है, और इसके शाहाना ठाट है, बिजली जो है ना शाहाना ठाट, हम ऑयल से प्रोड्यूस करेंगे। कोल की हालत ये है कि कोल इंडिया में बिजली हमसे सस्ती है, बिजली हमसे सस्ती है। रीजन क्या है? सर कोल की ये करंट आप बता रहे हैं अभी हमारे पास, जैसे नहीं, थर्म में जो कोल मैंने ये आपको बताया, ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरे पास जो डाटा हाथ लगा है 2009 और 2010 का, ठीक है। अब बढ़ गया, कोल की प्रोडक्टिविटी अभी ज्यादा है, अब ज्यादा है, वो मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिनेरियो पे आ रहा हूँ।
कि 2009-10 में बिजली का क्या सिनेरियो था, हमारी जो सप्लाई का क्या सिनेरियो था, ठीक है। यानी 82% जो है हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे थे, जिसके अंदर नेचुरल गैस और ऑयल का मेजर प्रोडक्शन था, और उस पे हमारे प्रोजेक्ट्स लगते रहे, कभी कोई प्रोजेक्ट लगता था, कभी कोई प्रोजेक्ट लगता था। अब ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तरफ अगर मैं ये बात करूँ कि कोल हमारा 77.3% है, दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि वी हैव अ फोर्थ लार्जेस्ट, ये मैं लिख भी देता हूँ, फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व। ये पता है ना आपको? सर पता है, बट यहाँ का कोल जो है ना उसकी जीसीबी अच्छी नहीं है सर। उसकी जीसीबी वगैरह, सल्फर वगैरह, वो सल्फर का कंटेंट सल्फर कंटेंट ज्यादा है, सल्फर कंटेंट ज्यादा है वो, और जीसीबी भी सर इसकी कम है। ठीक है, उसकी पावर भी कम है, लेकिन देखिए इंडिया भी तो चला रहा है ना। वो आपकी बात ठीक है, अफ्रीका के अंदर जो कोल है वो वाला कोल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन थरपारकर। बट सर उसका फायदा नहीं है। अगर उसका फायदा होता ना सर, तो ये टेक्सटाइल वाले और जो भी एनर्जी सेक्टर है वो बाहर से कोयला ना मंगवाते। अभी हमारे पाकिस्तान में जो है ना जहाज लगने की जगह नहीं होती है पीआईबीटी पे। डेली बेस जहाज लग रहा होता है, लक्की का भी लग रहा होता है, हमारे भी लग रहे होते हैं, वो बात वेस्टवे का बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया का कोल आता है। तो वो देखिए, वो बात आपकी सही। चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी तो ये यूज कर रहा है। चाइना के पास कौन सा अच्छा कोल है? कोल तो वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा सर जहाँ, मेरे ख्याल से इसके अच्छा ही होगा। तो वो जो भी है, लेकिन जब इसको हम यूज तो कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, वो सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और इससे आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। हो सकता है पोल्यूशन ज्यादा हो और एनर्जी कम मिले, बट इट कैन स्टिल बी यूज। चाइना इसको इस्तेमाल कर रहा है ना। अभी कौन सी कंपनी लगी है जो इस कोल को इस्तेमाल करेगी? और अगर मैं आपको इसकी एंग्रो एंग्रो यूज कर रहे हैं। एंग्रो पावर जेन यूज कर रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी सर अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे भी 2 प्लांट हैं। हमारे भी 2 प्लांट पे थलनोवा और टेल के नाम से इसी कोल पे चल रहे। लिग्नाइट कोल है, इसकी मिस्ट और सल्फर कंटेंट ज्यादा है इसमें। सल्फर कंटेंट ज्यादा है, लिग्नाइट कहलाता है ना? यस सर, लिग्नाइट लिग्नाइट कहलाता है ये जो, और वो लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का कोल है। इसके अलावा जो वहां से आता है ना, क्या नाम है, जो अफ्रीका से आ रहा है, जो सबसे अच्छा कोल है, उसका नाम मुझे उसने बताया था पिछली दफा जो हमने कोर्स पढ़ा था। तो मेरे नाम बिटुमिनस और सब बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, वो कोल जो है उसकी पावर ज्यादा होती है, सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास वो वाला कोल नहीं है। और लेकिन अमेरिका बहरहाल, से इंटरसाइड आता है सर। हाँ जी, तो अब ये इसके रिजर्व कितने हमारे पास? इसके रिजर्व मैं आपको बता देता हूँ कि वी हैव 186 बिलियन टन, यानी इतना कोयला हमारे पास सिर्फ थरपारकर, यानी जिसको हम थरकोल कहते हैं, इतना कोयला मौजूद है। ये तो सॉरी ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ, अगर ये इसकी बात करूं तो थरपारकर में भी है 176 या 175 बिलियन टन ऑफ कोल वहां पे मौजूद है, जो कि चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हम चाइना जो है वो एंग्रो पावर जेन के साथ मिलकर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो चाइना भी तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको। अगर हम कह रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाकड़ा में भी है सर। लाखड़ा में कम है, वो 10 बिलियन टन करके, ज्यादा नहीं है। तो बस मैं बताने का मकसद ये था कि कोल पे हमारा काम अभी कम है, ठीक है, और हाइडल पे कम है। तीसरा हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो न्यूक्लियर ने भी दिया था हमें, ठीक है। लेकिन मैं अगर सिर्फ 2009 या 10 की बात करूं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, मैं सिर्फ यहाँ डिस्कस करूंगा, फिर मैं नमाज के बाद अगला सेशन लूंगा। जहां तक मैं बात करूं न्यूक्लियर की, सो वी हैव ओनली, न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन देखें कितना है, ओनली 1%, बस 1.1% होगा। So nuclear contribution is just only 1.1% in the whole mixed energy system. ये जितना भी मिक्स एनर्जी सिस्टम बन रहा है हमारे यहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? और बाकी जो बचा वो सारा विंड, सोलर, टाइडल तो है ही नहीं। ठीक है, तुम ब्रेक लेते हैं नमाज का। ये ब्लैक टाइम इसमें तो बाकी बचे ही नहीं। 89% तो सर थर्मल एनर्जी का था। ये अच्छा,